नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के पिछले कई दिनों पहले एक वीडियो बना चुके थे उस भाषा के कौशलों पर। भाषा के 4 कौशल हैं जो क्रम से हमें याद रख, यानी श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आज हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत यानी शिक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षण यानी अधिगम करना यानी सीखना। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना। शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी व सक्रिय बनाने के लिए अनेक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार से एक शिक्षक अधिगम करवाने के लिए वो अच्छे से बच्चों को सिखा सके, बच्चे रुचि लेकर पढ़ सके, उसके लिए वो अनेक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है। आज हम उन्हीं शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। और शिक्षण शास्त्र में शिक्षण सूत्रों की अवधारणा या उनके जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने दिए थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षण सूत्रों का यानी सबसे पहले विचार किस वैज्ञानिक के मन में आया था? तो ये हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार यदि शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जाए तो शिक्षण है वो एक जीवंत अवधारणा बन जाती है। ऐसा लगता है कि हमें सच में यानी उपस्थित होकर के अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते टाइम कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, तो हमारा सबसे पहला शिक्षण सूत्र होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र को पढ़ाने के लिए क्या कि हमें जो ज्ञात वस्तुएं होती है, सबसे पहले बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें यानी प्रस्तावना को ध्यान में रखना चाहिए। पहले जो ज्ञात वस्तुएं हैं उन सब के बारे में बच्चे को रूबरू करवाते हुए हमें अज्ञात की ओर लेकर चलना चाहिए। फिर हमारा शिक्षण सूत्र है अगला कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब है कि कोई यानी हमें जीवंत वस्तु दिखानी चाहिए पहले, फिर सूक्ष्म वस्तुओं की ओर लेकर चलना चाहिए। अगर हम पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, तो उसका क्या है कि हमें स्थूल रूप से पूरा पाठ बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि ये आज ये आप हम पूरा पाठ पढ़ेंगे और उसके पश्चात उसके जो छोटे छोटे भाग किए जा सकते हैं उन भागों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा शिक्षण सूत्र रहेगा सरल से कठिन की ओर। हमें सीधा ही बच्चे को वाक्य नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें क्या है कि वर्णों से शुरू करना चाहिए। जब हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो जब वर्णों से शुरू करते हैं, पहले कै सिखाते हैं, उसके पश्चात हम कैसे कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे कमल है और भी जो शब्द बनते हैं उनकी तरफ लेकर चलना चाहिए। फिर हमारा चौथा शिक्षण सूत्र रहेगा मूर्त से अमूर्त की ओर। छोटा बच्चा होता है 8-9 साल तक का, तब तक वो मूर्त वस्तुएं उनको समझ में आती है, अमूर्त विचार उनके मन में नहीं आते। यानी पहले हमें मूर्त वस्तुएं दिखा करके कोई वस्तु, अगर हम प्रकृति के बारे में पढ़ा रहे हो बच्चे को तो प्रकृति को दिखाना चाहिए। हमें किसी बॉक्स के विषय में पढ़ा रहे हो तो बॉक्स को बच्चे के सामने रखना चाहिए, तो वो समझेगा। अमूर्त विचार बच्चे के मन में 13 से ऊपर की उम्र के पश्चात आते हैं, तो हमें पहले मूर्त वस्तु दिखा करके अमूर्त विचारों की ओर लेकर चलना चाहिए। फिर हमारा 5वां शिक्षण सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर नियम बताने चाहिए। अगर हम संधि पढ़ रहे हो तो संधि में क्या है कि जैसे मधुवरी उदाहरण है, मधु धन अरी, जैसे कि हमारा यण संधि का पहला उदाहरण है मधुवरी, तो हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बच्चे को इसको तोड़कर बताएंगे कि इसका क्या होगा, मधु धन अरी। फिर हम सूत्र के बारे में बताएंगे, यानी जब ऊ का वह बन रहा है तो ये हमारे कौन से शिक्षण सूत्र से हो रहा है। फिर हमें नियम की ओर चलेंगे, ये इस नियम की ओर ये से हो रहा है कि इको यणची यानी इक जो प्रत्याहार है उनको हम यण में बता रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए। अगर हम बच्चे को कोई यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों के पहले हमें उदाहरण देने चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, फिर उनको नियम के बारे में बताना चाहिए।
फिर हमारा छठा शिक्षण सूत्र रहेगा विशेष से सामान्य की ओर। यानी ये वही बात है कि अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा रहे, जैसे महात्मा गांधी या फिर कोई जवाहरलाल नेहरू है, उनके विषय में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनके विशेष व्यक्तित्व के बारे में बताकर फिर उनकी सामान्य बातों की ओर हमें ले जाना चाहिए। फिर सातवां सूत्र रहेगा हमारा आगमन से निगमन की ओर। यानी आगमन से निगमन की ओर या उदाहरण से नियम की ओर, ये एक ही बात है। आगमन से निगमन की ओर ये सबसे मनोवैज्ञानिक सूत्र है। और डॉक्टर यानी हमारा आठवां सूत्र रहेगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी पहले हमें चीज़ों का विश्लेषण करें और फिर उनको, संश्लेषण का मतलब होता है चिपकना और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। यानी पहले अब छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यानी कोई शब्द आ गया, जैसे कोमल शब्द है तो उसको हम तोड़ करके पढ़ाए, विश्लेषण करके पढ़ाए, फिर उनको वापस जोड़ करके संश्लेषण करके बताए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अगला हमारा सूत्र रहेगा पूर्ण से अंश की ओर। यानी कोई वस्तु है, अगर बच्चे को वस्तु दिखाकर पढ़ा रहे हैं तो उस वस्तु को पूरी को बताना चाहिए, पूरे को दिखाना चाहिए, फिर उसके छोटे छोटे भागों को बताना चाहिए। हमारा 10वां सूत्र रहेगा मनोविज्ञान से तर्क की ओर। यानी हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हो वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, फिर हमें उनको तर्क के बारे में बताना चाहिए। हमारा 11वां सूत्र रहेगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो वस्तुएं देख लेता है वो उन्हें ज़्यादा याद रहती हैं, फिर उनके प्रमाण की ओर बताना चाहिए। फिर 12वां सूत्र रहेगा हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। कि जो वस्तुएं अनिश्चित हैं उन्हें बच्चे को बता करके फिर निश्चित की ओर लेकर चलना चाहिए। ये 12 हमारे शिक्षण के, भाषा शिक्षण के सूत्र थे, सिद्धांत थे। इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। उपयुक्त शिक्षण सूत्रों का विपरीत नाम मनोवैज्ञानिक क्रम कहलाता है। अगर हम जैसे अब हमने पढ़े हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप है भाषा के शिक्षणों का, और अगर इससे विपरीत आते हैं जैसे आगमन से निगमन की ओर, यानी निगमन से आगमन की ओर आता है और हमें पूछता है तो हमें उनका कौन सा क्रम बताना है, अमनोवैज्ञानिक बताना है। अर्थात जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सूत्र हो गया मनोवैज्ञानिक, और अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ रहे हैं तो ये हमारा अमनोवैज्ञानिक क्रम हो गया। ऐसे भी आपको याद रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पूर्वावर्ती प्रस्तावना को कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रश्नों की आवृत्ति होना प्रस्तावना को कहते हैं। आप सब ने पाठ योजना बनाते समय प्रस्तावना कौशल को भी पढ़ा होगा, तो उसमें हमें हमारा जो अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न का जो अंतिम रूप रहता था वो ज्ञात से अज्ञात की ओर रहता था। ये जिज्ञासा रहती थी, जो प्रश्न समाप्त होता है उसी के आंसर से अगले वाला क्वेश्चन शुरू होता था। तो हमें बच्चे को यानी पहले के जो पाठ पढ़े हुए हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। अगर हम 7वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनको 6ठी क्लास वाले जो पढ़ के आया है वो अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालक की विषय वस्तु के प्रति उन्मुख होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के पुनरावर्ती सिद्धांत में पाठ के अंत में बालकों को सक्रिय किया जाता है। फिर हमारा रहेगा कि पुनरावर्ती सिद्धांत के अनुसार बालक की पूर्व ज्ञान जांच के बाद नवीन ज्ञान देना चाहिए। कि बालक को पहले जो यानी कल जो पाठ पढ़ाया था वो आज बच्चे को याद है या नहीं है, वो हमें पहले बच्चे को पूछना चाहिए और फिर आगे चलना चाहिए। यानी प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि प्रस्तावना कौशल है वो कौन से शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। और पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। गेस्टाल्टवादी जो हमने साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक पढ़े थे, गेस्टाल्टवादी 3 मनोवैज्ञानिक है, वर्दीमर, कोलर, कोप का, जो पाठ योजना के लिए आवश्यक है। और इनका सिद्धांत कौन सा है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। यानी जो शिक्षक विषय वस्तु पढ़ा रहा है वो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए और फिर उनके ऊपर तर्क प्रस्तुत करने चाहिए। प्रदर्शन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत होती है। संस्कृत भाषा में
संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में संपूर्ण ज्ञान के लिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी संस्कृत भाषा को एक संश्लेषण भाषा माना जाता है। ये प्रश्न आ भी जाता है कई बार कि संस्कृत भाषा में कौन सी भाषा है, विश्लेषण है या संश्लेषण है या कुछ और पूछ लेते हैं, तो आपको संश्लेषण करना है। और संस्कृत भाषा में संपूर्ण ज्ञान के लिए यानी इनके शब्द चिपके हुए रहते हैं, तो इनका विश्लेषण करके तोड़ करके इनको बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। और ज्ञान के लिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण सूत्रों का आधार मानकर ही शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। और शिक्षण सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ने पूर्वावर्ती सिद्धांत को प्रस्तावना के माध्यम से सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर हमारे शिक्षण के ये सिद्धांत है कि कौन बच्चे के ऊपर प्रयोग करने के लिए यानी बच्चे में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये हमारे सिद्धांत है। कि स्वाभाविकता का सिद्धांत है। स्वाभाविकता के यानी बच्चे में स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखने के लिए है ना, उसमें एक प्रवृत्ति होती है, वो है कि नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को भाषा सिखाने के लिए भाषा अधिगम के 4 कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। जो भाषा के कौशल हैं उनका क्रम से प्रयोग करना चाहिए। इसी को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना कहा गया है। कि सबसे पहले हम अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उनमें सुनने की क्षमता पैदा करनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अनुकरण करे। फिर भाषण, फिर यानी बच्चे को बोलना सिखाना चाहिए। पठन यानी फिर वो धीरे धीरे पढ़े। और लेखन का क्रम है वो सबसे अंत में माना है कि लेखन के क्रम को कठिन भी माना गया है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रयोग करने के लिए जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हेराल्ड ई पामर ने इस सिद्धांत का विश्लेषण अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक में किया है। फिर आता है रुचि का सिद्धांत। कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें रुचि है कि नहीं है, यानी अगर बच्चे में रुचि होगी तभी वो हमारी पढ़ाई हुई बात को सीख पाएगा और अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। रुचि का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत में पिनसेट महोदय ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग संग्रह में बताया कि बालक की जिस विषय वस्तु में अधिक रुचि होती है उसमें उतनी ही अधिक ग्रहण क्षमता होती है। कि हम बच्चे को अगर ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, उसको नहीं आ रही है इंग्लिश से, अगर बच्चे की रुचि कुछ और करने में हो, खेल में हो, तो उन्हें खेल में जाने देना चाहिए। जिस विषय में बच्चे की अधिक रुचि होगी वह वही चीज़ अच्छे से सीख पाएगा। तो रुचि होनी भी ज़रूरी है। फिर हमारा अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्रियाशील है, अभ्यास करता है, तो बच्चा हर चीज़ को अच्छे से सीख लेगा। यानी शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है? सिखाना अधिगम कला और विज्ञान है, दोनों है। जिस प्रकार कला को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, वैसे ही भाषा को सीखने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। और इस सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत या बार बार प्रयास करने का सिद्धांत भी कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए हैं। पहले तो कि बच्चे में रुचि होनी चाहिए। अगर बच्चे को रुचि है किसी भाषा को सीखने के लिए तो वो अच्छे से सीख लेगा। और निरंतरता होनी चाहिए, रुचि के साथ साथ निरंतरता यानी लगातार उसके प्रयास होने चाहिए। वैराग्य, वैराग्य क्या मतलब है कि बच्चे में वो जो चीज़ सीख रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधक तत्व नहीं हो, उसे बाधक तत्वों से दूर रखना चाहिए। फिर हमारा अगला चौथा सिद्धांत है प्रयत्न का सिद्धांत। भाषा शिक्षण में प्रयत्न का होना आवश्यक है। वर्णों का उच्चारण तथा लेखन कार्य प्रयत्न से ही संभव होते हैं। प्रयत्न करने के लिए विषय वस्तु बाधा रहित होनी चाहिए जो जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। यानी विषय वस्तु बच्चे के सामने ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो रुचि ले सके, प्रयत्न करे तो बार बार प्रयत्न करे, उसमें कोई बाधा नहीं आए। प्रयत्न से ही अनुकरण और अभ्यास आवश्यक है। इसलिए भाषा सीखने के 4 अवयव होते हैं। भाषा सीखने के 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? जिज्ञासा, प्रयास और अनुकरण, अभ्यास। पहले तो बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। छोटा बच्चा होता है, हम जब उसे शब्द वो पकड़ता है, 8-9 महीने का बालक है, तो वो वर्णों को जैसे बोलता है तो उसे सबसे पहले बाबा, दादा ये शब्द निकलते हैं, तो वो बार बार उनको बोलने का प्रयास करता है। पहले उनमें सुनने की जिज्ञासा होती है कि बड़े लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, फिर वो बार बार प्रयास करता है और उन शब्दों का अनुकरण करता है।
फिर जब अभ्यास में आ जाता है तब सीख लेता है। इन 4 अवयवों से ही मस्तिष्क में क्या है, हमारे 4 बिंब बन जाते हैं। पहले तो सर्वे बिंब बनता है जब हम सुनते हैं, फिर दर्शे बिंब, यानी हम जब कोई बड़ा बोलता है तो बच्चे उनके मुख की तरफ देखते हैं, उनके होठों की तरफ देखते, देख करके दर्शे बिंब बनाते हैं कि वो किस प्रकार से उनके होठ हिल रहे हैं या शब्द निकल रहे हैं। फिर उनके मस्तिष्क में विचार बिंब उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, फिर विचारों के प्रति हमारा भाव बनता है। इन बिंब भावों से यदि भाषा का अध्ययन किया जाए तो विषय वस्तु बालक को समग्रता के साथ यानी संपूर्णता के साथ समझ में आ जाती है। कठिन से कठिन प्रक्रिया को भी इन बिंबों के माध्यम से सीखा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि यथा तपय तथा फलम, यानी जितना बच्चा तप करेगा, जितना यानी कठिन से कठिन बार बार प्रयास करेगा, तभी उसे फल प्राप्त होगा। अर्थात जितनी मेहनत शिक्षक करेगा उतनी ही विषय वस्तु बालक को सुगम रूप से समझ में आएगी। फिर है अनुकरण का सिद्धांत। उच्चारण शुद्धता के लिए बार बार अनुकरण करवाना चाहिए। फिर हमारा 6वां सिद्धांत है कंठस्थीकरण या मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य समवेत वाचन करवाना चाहिए, यानी कंठस्थीकरण या मौखिक कार्य का सिद्धांत है कि उसमें समवेत वाचन करवाना चाहिए, यानी सभी बच्चों को एक साथ बुलवाना चाहिए। एक साथ बुलवाएंगे ना, जैसे धातु रूप, संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप कंठस्थ करने के लिए इनको रटना पड़ता है, इनको बार बार बोलना पड़ता है। जब बच्चे एक साथ सब बोलेंगे तो इनको अच्छे से याद होगा। फिर हमारा सिद्धांत है कि वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर कक्षा में बालक 3 स्तर के होते हैं, यानी सभी बच्चों में एक जैसी बुद्धि तो होती नहीं है, सब में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। तो ये हमारे व्यक्तिगत भिन्नता हो गई, और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही एक शिक्षक को पढ़ाएंगे तभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, उनमें बहुत उच्च बुद्धि होती है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, प्रतिभाशाली होते हैं जिन बच्चों की बुद्धि बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर होती है, और कुछ बच्चे हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, औसत बुद्धि के होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारे 4-5 बच्चे तो मिल जाएंगे जो बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं, उनके कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को अधिगम कराना चाहिए। इन 3 स्तर के बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जिससे कुशाग्र बुद्धि बालक को उन्नति के अवसर मिल सके, और सामान्य बुद्धि जो बालक है वो प्रेरणात्मक अवसर प्राप्त करें, और मंद बुद्धि बालकों को भी सीखने के अवसर प्राप्त हो। ये नहीं कि हम सीधा सभी को साथ लेकर पढ़ा रहे हैं तो पीछे वाले बच्चे पीछे रहते जाए, आगे वाले ज़्यादा आगे बढ़ते जाए, ऐसे पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। फिर हमारा 8वां सिद्धांत है उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, और इन उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर करवाना चाहिए। जैसे शिक्षकों को स्कूल में डायरियाँ दी जाती है, वो इनमें पहले दिन ही लिख लेते हैं कि कल हमें बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो उसके लिए वो अच्छे से तैयारी करके भी आते हैं। इसी को पाठ योजना बोलते हैं। जैसे आता है शिक्षकों को वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना का निर्माण करके शिक्षण कार्य करवाने चाहिए, और जिससे पाठ्यक्रम है वो समय पर पूर्ण हो जाए। फिर हमारा अगला सिद्धांत है कि सक्रियता का सिद्धांत है। बालक को कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने के लिए, सक्रिय रखने के लिए सहायक सामग्रियों का तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी कभी शिक्षक को कोई चार्ट में कुछ लिख कर लाए, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां करवाए बच्चों को, जैसे अंत्याक्षरी की हो गई, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, भाषण अंत्याक्षरी हो गई। जैसे कभी कभी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवा दिया जाए, कहीं ऐसे स्थानों पर ले जाया जाए जहाँ पर कुछ सीखने को मिले, या पुस्तकालय का गमन करवाया जाए, और प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाए। अतः अनेक सहगामी क्रियाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से अधिगम कर सके। फिर हमारा 10वां सिद्धांत है एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त करके सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। इस सिद्धांत का दूसरा अर्थ यह है कि मौखिक कार्य व लिखित कार्य साथ साथ करवाए,
कि यानी बच्चों में एकता की भावना होनी चाहिए। ये नहीं लगे बच्चों को कि ये ज़्यादा जो होशियार है उनको पढ़ा रहे हैं शिक्षक, हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में कभी कभी एक साथ बिठा करके भी लिखने का प्रयत्न करवाना चाहिए। जैसे इसमें हम निबंध बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। फिर हमारा अगला 11वां सिद्धांत रहेगा भावाभिव्यक्ति का सिद्धांत। भाव अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य से पूरे बालक को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हमें जब भी कोई शिक्षक यानी शिक्षण करवा रहा हो तो उसे ये जान लेना चाहिए कि बच्चों की रुचि क्या पढ़ने में है और हम कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। इस प्रकार से आज हमारे ये शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र पूरे होते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़ जाना और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।